नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आरबीएससी की आज की भी ये क्लास है और आरबीएससी की क्लास में अपन कक्षा 6 के अंतिम चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। अपन ने ज्योग्राफी के चैप्टर नहीं लिए क्योंकि ज्योग्राफी राजस्थान की बदलने वाली है। एनसीईआरटी वाली में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन राजस्थान की जो ज्योग्राफी है जिले बदलने से वो बदलने वाली, तो अपन बाकी के टॉपिक लिए हैं और आज अपन पहुंच गए हैं अध्याय 10 तक यानी कक्षा 6। मैं ये विश्वास दिला सकता हूं आपको कि किसी के पास में आरबीएससी की पुस्तकें नहीं भी है ना, तो जो भी एग्जाम में बन सकता है वो सारा का सारा क्लास में आ चुका है और काफी सारे विद्यार्थी इसको कंफर्म भी कर चुके हैं देख करके। हाँ, और उससे एक्स्ट्रा दिया है मैंने क्लास में, ताकि इनके अलावा जो जरूरत आपको चाहिए आरबीएससी के अलावा वो भी साथ साथ में इंक्लूड किया है। तो किसी के पास में नहीं भी है पुस्तक तो भी घबराने की बात नहीं है, आपके ये कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें लोक संस्कृति एवं कला, यानी कि लोक संस्कृति और कला में अपन कई सारी वेशभूषाएं हैं, ये भाषा संबंधित पोशाक सारी चीजें देखेंगे, अपने त्योहार मेले वगैरह सब आएंगे, लोक संत वगैरह सब। ये चैप्टर बड़ा है तो इसे 2 क्लासें लगेगी लगभग इसके अंदर, क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है ये इस क्लास का, इस कक्षा का। ठीक है ना, इसके बाद में अपन कक्षा 7 की पुस्तक पे आ जाएंगे, फिर इसी तरीके से अपना ये सिलसिला आगे चलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, चलिए टॉपिक का नाम आपको मैंने बता ही दिया है और राजस्थान, ये मतलब कुछ लैंग्वेज दे रखी है इस पुस्तक के अंदर, तो अपन लैंग्वेज में कुछ साधारण सी लैंग्वेज है, बच्चों को समझाने के लिए कैसी लैंग्वेज होती है तो वो शिक्षक के लिए अच्छी, बच्चे समझ जाएं और उनका इंटरेस्ट बना रहे। एग्जाम के लिए कोई आवश्यक नहीं थी, उसमें से मैंने 2 लाइनें ली है कि राजस्थान में अनेक धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, यानी विविधता में एकता को चरितार्थ करता है राजस्थान, जैसे भारत भी करता है तो राजस्थान भी करता है। फिर मतलब शुरुआत है, ये भूमिका बांधी है यहाँ से। और दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी समाज के लोगों का बाहुल्य है। अब अपन भी देखते हैं दक्षिणी, जैसे कि यहाँ बारां की साइड देख ले तो शहरिया जनजाति, उदयपुर की साइड देखे तो भील जनजाति, सिरोही की साइड देखे तो गरासिया जनजाति, और फिर डूंगरपुर की साइड देखे तो डामोर जनजाति और कथोड़ी, और यानी दक्षिणी राजस्थान में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र रहा है। ठीक है, सिर्फ एक यदि मीणा जनजाति देखते तो वो जयपुर साइड उनका बाहुल्य ज्यादा है। तो ये चीज इसके अंदर दे रखी है, इस तरीके से इस पार्ट को शुरू किया गया है। उसके बाद में एक लाइन यहाँ पे काम की ये दे रखी है कि राजस्थान की मातृभाषा क्या है, राजस्थानी। फिर जो काम की चीज है वो ये बताया है कि राजस्थानी भाषा, वैसे अपन ने देखो भाषा के अंदर बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ा, उद्योतन सूर्य की कुवलय माला में क्या दे रखा है, पीएल टेसिटोरी का क्या रोल है, सब कुछ पढ़ा था। ठीक है ना, अपने सौरसेनी अपभ्रंश क्या है, ये सारी चीजें पढ़ी अपन ने, डिंगल पिंगल वगैरह सब। और आगे अपने जैसे क्लास चल रही है अपने फर्स्ट ग्रेड की वगैरह, उनमें आएगी, फिर वापस पढ़ेंगे। लेकिन ये क्लास जो है वो आरबीएससी पैटर्न पर है, तो आरबीएससी के अलावा मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन ये कक्षा 6 के अंदर क्या सार दे रखा है, ताकि कई लोगों के विद्यार्थियों के दिमाग में ये रहता है कि हमने आरबीएससी नहीं पढ़ी, आरबीएससी नहीं पढ़ी, तो उनके मन में एक वो रह जाता है, वो कसक न रहे और अपन उसमें से निचोड़ पूरा ही पढ़ लें। यहाँ पे देखोगे मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा के 2 रूपों में इसको बांटा गया है कि 2 रूपों को जाना जाता है। अब एक को पूर्वी और एक को पश्चिमी, तो 2 में क्या है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अब इसमें मुख्य जो है पूर्वी और पश्चिमी की, इस 6ठी की किताब के अंदर 4 भाग बताए गए। यदि पूर्वी राजस्थान के अंदर देखोगे तो ढूंढाड़ी, अब इनके क्षेत्र भी देख लेना, तो ढूंढाड़ी जो है आपके जयपुर यानी ढूंढ नदी के आसपास वाला क्षेत्र आ जाएगा। फिर हाड़ौती अपने दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाता है, हाड़ौती तो वही कोटा संभाग वाला बाबू जाको। फिर आ गया मेवाती और अहिरवाटी, ये इस तरफ पूर्वी राजस्थान अलवर भरतपुर साइड में पड़ जाते हैं। ये मेव जाति के बाहुल्य के कारण मेवाती और हसन खां मेवाती यहां से था, पिछली कई क्लासों में अपन ने पढ़ा है। तो ये आ जाता है आपके पूर्वी राजस्थान। ठीक है, पूर्व की साइड वाला। पश्चिमी राजस्थान में क्या आएगा, पश्चिमी राजस्थान में फिर मारवाड़ी, कई चोरा कहे शर्त है बीच बीच में की भाषा बोलने लग जाओ, मतलब वो बोलते हैं हिंदी में तो मैं की भाषा बोलूं, बिन के मारवाड़ी। पाली जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, पाली जोधपुर नागौर का कुछ क्षेत्र, वो मारवाड़ कहलाता है। ठीक है, और फिर पाली से इधर सिरोही की साइड जाते हैं तो फिर ये गोड़वाड़ कहलाता है। तो मारवाड़ वैसे स्पेशली जोधपुर के लिए बोला जाता है, और जोधपुर और पाली जोधपुर और ये पास पास ही लगते हैं, तो मारवाड़ी। मेवाड़ी क्षेत्र होता है आपके ये पूरा का पूरा, जैसे
आपका उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र, ये सब मिला के ये हो जाता है मेवाड़ी। तो वहां पे बोली जाती है मेवाड़ी भाषा। वागड़ी स्पेशली डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है, वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है उसे। और शेखावाटी जो है वो सीकर चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र स्पेशली। अब जिले बदलेंगे ना तो फिर वो अपन इनके अंदर और कौन से क्षेत्र आ रहे हैं उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति यही है। और ये जो क्षेत्र है ना ये बदलते नहीं है, ये एरिया तो आखिर में वही रहना है वागड़। अब चाहे उसके 2 जिले बनाओ या 4 जिले बनाओ, बस जिलों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो वो तो जैसे अपडेट आएगी वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। राजस्थान में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, अब ये भाषा वाला है ना इतना दे रखा है, इसके अलावा मैंने आपको इनका एरिया बता दिया, तो ये एक्स्ट्रा चीज होगी, ठीक है। वैसे आप लोगों को खुद को भी पता है, इतनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनको पता है, जो बिल्कुल फ्रेशर्स है। और अच्छा, जो बिल्कुल फ्रेशर्स है ना उनके लिए भी ये आरबीएससी की क्लास तो बेस से ही दे रखा है, इसके अंदर तो बेस ही है, ठीक है। राजस्थान में सांस्कृतिक दृष्टि से भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में कई अंतर देखने को मिलते हैं, अंतर देखने को मिलेंगे। अब देखो पश्चिमी राजस्थान में जैसे दाल बाटी चूरमा वगैरह बहुत बनता है, तो पूर्वी राजस्थान में ये कम बनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, कम बनता है, ये है। अब भाषाएं भी अलग अलग बोली जाती है, खान पान में भिन्नता आ जाती है। जैसे कैर सांगरी वगैरह, इनका जो पचकूटा वाला जो एक आता है ना, आप लोगों को पता, पचकूटा महंगी सब्जी बहुत, कैर सांगरी, गुंदा, काचरी, ये सब मिलाकर जो है पचकूटा बनाया जाता है। और पचकूटे की सब्जी और कड़ी, और मारवाड़ी में क्या होगरा, ठीक है, चाहे बाजरी का हो चाहे मक्की का हो, तबीयत खुश एकदम ही है, बढ़िया एकदम, बल्कि ने भूख नहीं लगोड़ी मैंने तो भी वो दापर खा ले। तो कैर सांगरी ये होगी, बाजरे का खींच, बाजरी गेहूं का खींच वगैरह ये हो जाता है। अब मैंने तो ये सारी चीजें है ना, सारी चीजें इसमें से खाई हुई है। आप लोगों ने क्या खाया है और क्या नहीं खाया वो पता नहीं, और इनमें से कुछ नहीं खाया तो यानी कि राजस्थान में रहकर भी आप जो है आनंद से अभी तक आपके सराबोर नहीं हुए हो, ये मान के चलना। कैर सांगरी की सब्जी जरूर ट्राई करना यदि किसी ने खाई हुई नहीं है तो। और पश्चिमी राजस्थान में बहुत आपको मिलेगा, आप जोधपुर साइड में हाईवे पे निकल जाओ, वहां पे आपको कैर सांगरी और कड़ी की स्पेशल होटलें मिलेगी। और खाना कहाँ वो भी बता दूं मैं, खाना ढाबों पर, ठीक है। ये कोई होटल में खाने वाली चीजें नहीं है, ये ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा ढाबों पर। और ढाबों पे आपको कड़ी मिलेगी, दही मिलेगा अनलिमिटेड, ठीक है, और सोगरे मिलेंगे या जाड़ी रोटी मिलेगी, अचार मिलेगा, हरी मिर्ची, प्याज, नींबू वगैरह। अब देखो मैं बोल रहा हूं और फिर भी जो है कई विद्यार्थियों के मुंह में पानी आ रहा है। हालांकि उन विद्यार्थियों के अंदर जिनके पानी आ रहा है उनमें मैं भी एक शामिल हूं, ठीक है। ये चूरमा, अब चूरमा जो है दाल, वैसे बाटियों से बनता है, बाटी जो होती है ना इससे बनता है। ये बाटी देखो, दाल बाटी, इसको, ये तो है दाल और ये बाटी, भाई इसको रोटा भी कह देते हैं, ठीक है, रोटा भी कह दे कई जना। तो ये चूरमा वैसे स्पेशली इनसे बनता है, गुड़ से बनता है, वैसे विशेष रूप से घी और गुड़ डाल के, कोई शक्कर से भी बना देते हैं अलग अलग, ठीक है। अब क्या है, चूरमे के लड्डू भी बना देते हैं। इसी को, इन बाटियों को जो है मिक्सी में पीस कर भी बना दिया जाता है, अलग अलग है। वैसे हाथ से तोड़ के बनाया हुआ अच्छा टेस्ट आता है, ये है, ठीक है। तो चूरमा, अब चूरमा रोटी से भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बाटी से ही बने, चूरमा रोटी से भी बनाया जा सकता है। ये घेवर, ये फोटो जो दे रखा है वो मलाई घेवर का है, ऊपर देखो मलाई है। ये राखी पे विशेष रूप से बिकता है, और घेवर के भी वैरायटी होती है अलग अलग, ये जालीदार घेवर है और भी अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। ये है मक्की दी रोटी और सरसों दा साग। वैसे कहते कौन है, ज्यादातर पंजाबी, लेकिन अपने यहाँ पे ये जो उदयपुर वाला क्षेत्र है, मेवाड़ वाला क्षेत्र, वहां पे ये मक्की की रोटी और मक्की ज्यादा खाई जाती है। तो ये किस लिए है, और ये फोटो है ना, ये आपके आरबीएससी की पुस्तक में ही, इसी छठी की पुस्तक में ही दे रखे हैं, ओरिजिनल फोटो वहीं से लिए मैंने, ये चीजें वहां दे रखी। ये किस लिए शामिल किया है, ये शामिल किया है आप लोगों के, ताकि आप लोग जो है इनसे संस्कृति से परिचित हो। और ये विद्यार्थियों के लिए है पुस्तक छठी कक्षा की, वो संस्कृति से कैसे। अब कोई पूछ ले विद्यार्थी के सर ये सांगरी क्या होती है, फिर शिक्षक के ऊपर है कि वो कैसे बताता है। अब सांगरी आप लोगों को पता है, खेजड़ी, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, और उसका फल जो है वो सांगरी सूखने के बाद खोखा कहलाता है। और मैं घना ही खाया खोखा, ठीक है, मेरे पापा जी रिमाइंस माते दाब दाब पर खाया, जिस दिन खोखा खाता भी दिन रोटी नहीं खाता फुल। तो ये फिर उसके जो है पत्तियों का चारा लूम कहलाता है, ये सारी चीजें। फिर
इसको शिक्षक के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से इनको विद्यार्थियों को दे। अपने लिए क्या काम किया कि ये पचपुटे के अंदर शामिल होती सब्जी और ये पूछा जाता है, ठीक है ना, इनमें से। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे, पानी बहुत आ गया मुंह में, अब आगे बढ़ते हैं, कपड़े लत्ते की तरफ बढ़ते हैं। कपड़ा लत्ता साथ में बोला जाता है, ठीक है ना, यानी कि क्या है, वेशभूषा। अब वेशभूषा में स्पेशली इस पुस्तक के अंदर नहीं दे रखा है, आगे जैसे आपने 9वीं 10वीं वाली जो पुस्तक है ना उसमें बहुत बढ़िया डिटेल से दे रखा है, तो उसमें अपन को समय भी लगेगा। यहाँ पे जो दे रखा है उसको समझते हैं, ठीक है, और वहां पे वापस है तो अपन, क्योंकि पुस्तक वाइज चल रहे हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक थ्योरी कंप्लीट हो कि हाँ ये कंप्लीट हो गई, इसके बाद में पीछे इस पुस्तक में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। ये क्लासेस जिसने लगा दी, पीछे इस पुस्तक में कुछ भी नहीं बचा, ये मानकर चलें। और आरबीएससी में पूरी करवाऊंगा आपको बिना किसी शुल्क के, और ऐसी बेहतर हो जाएगी कि वापस आपको जो है इन पुस्तकों को राजस्थान अध्ययन वाले को उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपकी नियमितता कितनी है और आपका इंटरेस्ट कितना है। देखो मेरा एग्रेशन काम नहीं आएगा, आपका एग्रेशन काम आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हर विद्यार्थी नियमित नहीं रह पाता। और अब बहुत जल्द रेट का रिजल्ट आने वाला है, जो सिलेक्शन की लाइन लगेगी ना वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये देख लो, ठीक है। तो इसलिए नियमितता बहुत जरूरी है। अब ये स्पेशली दे रखा है इसके अंदर कि चटक रंगों की प्रधानता है। चटक रंग हम जो मतलब चटकीला मटकीला, ठीक है, जैसे कि रंग बिरंगे, ये जैसे इस साफे में आप देख पा रहे हो, महिलाओं के वस्त्र, इसमें घाघरा चोली, ये महिला का इसीलिए मैंने ये चित्र लिया है, घाघरा चोली ओढ़नी, ये सारी चीजें, ओढ़ना भी कह देते हैं, ओढ़नी कह देते हैं, ये पारंपरिक वेशभूषा है महिलाओं की। रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी, अब ओढ़नी में गोटा लगी भी हो सकती है, चूंदड़ी भी हो सकती है, ठीक है ना, अलग अलग इसमें वैरायटियां चलती है। पुरुषों के वस्त्र के अंदर धोती कुर्ता या कुर्ता पायजामा। अब ये जो आप फोटो देख रहे हो ये धोती कुर्ता का है, ऊपर जो है फेंटा कह दो, आप सापा कह दो, पगड़ी कह दो, सभी पोतियों कह दो, मैं मारवाड़ी में क्या करे, धोतिया और पोतिया, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत मतलब ये वेशभूषा मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास में 3 धोती पड़ी है, एक सफेद, एक पीली और एक लाल। पीली और लाल पूजा के लिए है, और सफेद जो है मैं कई कार्यक्रमों में पहनता भी हूँ, मुझे बड़ा शौक है और मैं मतलब काफी बार पहन चुका हूँ। तो ये मेरी, और मोजड़ी, ये नीचे जो है इनके मोजड़ी भीनमाल की घनी प्रसिद्ध है, भीनमाल जोधपुरी, हिंदी में कहता है जूती, ठीक है, जूतियां, मोजड़ी, पगर की, मारवाड़ी में क्या है, पगर की, ठीक है। तो पगर की भी मेरे पास पड़ी है, क्योंकि पारंपरिक वेशभूषा है ना, ये वास्तव में अपने संस्कृति से अपन को जोड़ती है। तो ये हो गई आपके, ठीक है, स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक राजस्थानी साफे। और ये जो देख पा रहे हो ये जोधपुरी साफा है। जोधपुरी साफे की विशेषता होती है ये इसकी जो मतलब छोगे वाला साफा कहते हैं, और कलंगी वाला, ये कलंगी इसकी जो ऊपर निकली हुई होती है छोगे वाला कहते हैं, यानी कि पीछे जो आप देखते हो साफे के पीछे जो पूंछ सी लटकती है वो छोगे वाला साफा कहलाता है। और इसके अलावा गोल साफे वगैरह वो भी चलते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के बहुत सारे हैं। ये जोधपुरी साफा है, ठीक है। और ज्यादातर आपने देखा होगा अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो वो संबोधित करते समय 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने ये साफा, जोधपुरी साफा पहनते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये हो गई वेशभूषा संबंधित सामान्य जानकारी दे रखी है, इसके अंदर ज्यादा डिटेल नहीं। आप कटकी, पवरी वगैरह ये आगे आएगी, मैं करवाऊंगा, वेशभूषा पढ़ाई थी जब करवाई भी थी, और आगे जैसे पुस्तकों में आएगी तो फिर वापस करवाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं मनोरंजन के साधन। अब देखो इस टॉपिक को कई विद्यार्थी छोड़ देते हैं, ये सोच के इसमें से क्या आएगा, इसमें से प्रश्न बने। अब अपन ने तो चलो जिला दर्शन वाली जो एक वो ऐतिहासिक दर्शन वाली एक क्लास ली थी, 10-15 क्लास डाली थी, उसमें लगभग राजस्थान पूरा कवर किया था रीट के समय। तो उसमें मैंने तो वो प्रश्न बता दिया था, विद्यार्थी जो नियमित थे उनको पता था, लेकिन कई विद्यार्थियों को पता नहीं था और रीट में सवाल बना था। इसी स्लाइड में वो सवाल है, और मैंने बड़े इंटरेस्ट के साथ में उसे बताया था, क्योंकि मैंने बड़ा इंटरेस्ट लिया इनके अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखो मनोरंजन के साधनों में क्या है, बच्चों के खेल क्या है, मनोरंजन है। नाटक कोई दिख रहा है कहीं तो क्या है, मनोरंजन। कोई मदारी बंदरिया लेके आ गया नचा रहा है तो क्या है, मनोरंजन। में मनोरंजन क्या है, मन को अच्छा लगे, ठीक है, और मन को अच्छा ऐसे खेल लगते हैं। आजकल तो ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, मेरे को कहीं देखने को नहीं मिलते मदारी या कोई ऐसे आए हैं जो खेल दिखा रहा है, जो नाटक दिखा, बहुत कम हो गया ये, इस संस्कृति को बढ़ावा मिला नहीं। बाकी ये मैं समझता हूँ शायद हमारी जो बच्चों वाली पीढ़ी थी ना, वो शायद ये अंतिम पीढ़ी होगी जो जिन्होंने ये खेल बहुत अच्छे से खेले भी है और
देखे भी है। अब आज की दुनिया जो है बच्चों की भी मोबाइल तक सीमित हो गई, ज्यादा आउटडोर खेल खेल वगैरह खेलते नहीं है और ये चीजें देखने को नहीं मिलती। इस संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। गिल्ली डंडा खूब थे खेलिया और खूब मैं खेलिया, ठीक है। गिल्ली डंडा में तो मतलब बहुत, और गिल्ली डंडा खेलते तो घर वाले लड़ते भी थे क्योंकि सामने कैच करने खड़ा रहना पड़ता था, कई बार लकड़ी लग भी जाती थी, गिल्ली लग जाती थी। सितोलिया, सितोलिया क्या खेल होता है, 7 पत्थर होते हैं ढाल उतार, उनको जमाया जाता है, बॉल से गिराया जाता है, एक जना पीछे खड़ा रहता है, वो कैच ले लेता है, डायरेक्ट आउट मानते हैं। फिर उसको दूसरी जो गिराती है वही टीम भागती है, उनके खिलाड़ी, और फिर जो है उसको जमाने आते हैं और फिर वो उस बॉल से मारते हैं। यदि बॉल लग गई जमाने से पहले तो वो टीम आउट हो जाती है। इस तरीके से ये सितोलिया खेल खेला जाता है। और सितोलिया की तो अभी जयपुर में चैंपियनशिप भी चली थी, मैंने करंट में पढ़ी थी। लुका छिपी या लुका छुपी कहते या छुपम छुपाई, ठीक है। ये ज्यादातर जो है निर्माणाधीन मकानों में खेला जाता है, खेला जाता था, अब तो क्या है। और निर्माणाधीन मकानों में खेलने का आनंद बहुत अधिक आया करता है क्योंकि उसमें छुपने की जगह बहुत होती है और फिर देखो लाइट वाइट होती नहीं, अंधेरा अंधेरा होता है। ये बढ़िया खेल है और रात को ज्यादा खेलते हैं ये। और देखो ये घोड़ा दड़ी, ये घोड़ा दड़ी मेरे हिसाब से ये वही खेल है जो घोड़ा जमाल वही पीछे देखे मार खाई वो वाला करते हैं, रुमाल लेकर जो चलता है वो वाला है। एक और खेल खेला करते थे हम, छक छक छालनी है, किने घरे पानी, वो एडो कोई खेल है, चारों जगह बहुत अलग अलग, बर्फ पानी वगैरह, इतने वास्तव में बचपन याद आ रहा है। मारदड़ी, ये सवाल बना था आपके, सवाल कौन सा बना, मारदड़ी। अब पता नहीं कितने विद्यार्थी सही करके हैं कितने गलत, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था। मारदड़ी क्या है, एक कपड़े की बॉल बनाई जाती है, दड़ी, दड़ी यानी बॉल, और दड़ी को मार यानी कपड़े की बॉल बनाई जाती है और जो आगे दिखे उसको मार, खेल रहे हो, और झुकना और बचना और मारना और आनंद। ये खेल ज्यादातर रिसेस में खेले जाने वाला खेल है, जो अंतराल होता है ना स्कूलों में वो। अब ऐसा कहीं किताबों में लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ अनुभव कह रहा है, ठीक है। क्योंकि रिसेस का इंतजार ही करते, फटाफट खाना खाने के लिए तो छुट्टी होती नहीं, बीच में खाना तो सिर्फ 5 मिनट में खा लिया जाता है, बाकी तो खेलने के लिए बच्चे, अभी भी मैं हमारी स्कूल में भी देखता हूँ तो बच्चे जो है खाना 5 मिनट में खाते हैं और फिर उनको जो बाकी बचा हुआ समय खेलने के लिए चाहिए। तो ये रहता है, हम भी इस दौर से गुजरे हैं, आप भी गुजरे होंगे, और ये चीजें ऐसे ही रही है और ऐसे ही इनका आनंद लिया जाता था। और वही जिंदगी, बच्चों की जिंदगी वही थी, बचपन था। ये लट्टू चक्कर, ये आपकी इस छठी की किताब में दे रखा है, लेकिन ये मुझे पता नहीं ये कौन सा खेल है। ये शायद वो लट्टू घुमाने वाला ही खेल है, लट्टू घुमाते थे ना वो, मेरे से कभी सही तरीके से घूमता ही नहीं था लट्टू। और ये कांचे नहीं है, ये कंचे हैं, ठीक है। गोलियां कहते हैं, कच्ची गोलियां हमने नहीं खेली, वो गोलियां कच्ची, बंटे भी कह दिया करते हैं, क्या आंखें हैं या बंटे हैं, ठीक है, कंचे। और ये कंचों में तो है ना, ये अपनी तो संपत्ति होती थी, मतलब जिसके पास जितने ज्यादा कंचे वो उतना धनवान। और कंचे मतलब ऐसे खरीद के लाए हुए वो धनवान नहीं है, जीत कर लाए हुए वो धनवान है। और इसमें अलग अलग होते थे, एक बड़ा बंटा भी लेते थे, उनकी टिकाणी लगाते थे, और ये सारी चीजें बहुत बढ़िया ये खेल वाले। आप लोगों को भी मैं समझता हूं जहां तक पुराने दिन याद आए होंगे, अपना बचपन याद आया होगा, यदि किसी ने जिया है सही ढंग से तो, ठीक है। और मेरे को जो देखने वाले हैं, मुझसे पढ़ने वाले हैं, उन्होंने बचपन सही ढंग से जिया है, ये मुझे पता है। अब बात करें जन समुदाय के अन्य मनोरंजन, अब यानी और मनोरंजन में और क्या आएंगे जन समुदाय के लिए, जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं हो और भी हो सकते हैं। तो उसमें देखो सपेरे, सपेरे किसका खेल दिखाएंगे, सांप का दिखाएंगे। जब अपने पे हुकूमत कर रहे, अंग्रेजों ने हुकूमत की थी, तो अंग्रेज वहां पे जाकर खुद के देश में क्या कहते थे, भारत तो सपेरों का देश है, क्योंकि वो आते तो ज्यादातर इनको सपेरे सांप का खेल दिखाते हुए वगैरह दिखते थे, तो ये कहते सपेरों का देश है। कालबेलिया, अब कालबेलिया जो है इनको बहुत बढ़ावा मिला है और विदेशों में भी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। गुलाबो सपेरा वगैरह आपने नाम पढ़ रखे हैं और देख भी रखा है। तो अब तो बहुत उच्च इनको लेवल पे मतलब इनको स्थान मिला है और ये फायदा मतलब मौका प्रतिभा को आगे ले जाते भी अच्छी बात है। मदारी, मदारी क्या करता था, किसी तो बंदर को वगैरह पाले हुए होते थे इनके, कोई भालू का भी खेल दिखाते थे ये सब। और फिर बॉल जमुरे बॉल ये और वो, और गुलाटी लगाना, ये बताना, टोपी पहनना, वो करना, ये वाला खेल मदारी दिखाना। जादूगर, जादूगर क्या कर सकते हैं, जादूगर जिले बना सकते हैं अलग, अरे ये नहीं, वो जादू जो है वो अलग अलग, जैसे टोपी में कबूतर निकालना वगैरह वगैरह ये सब, ठीक है, वो जादूगरी, क्या ये भी जादूगरी है। इनके द्वारा दिखाए गए खेल और पतंगबाजी वगैरह, ये कठपुतली का खेल वगैरह, कठपुतली को जीआई टैग भी मिला हुआ है,
ये चलिए ठीक है, प्रमुख लोक नाट्य। अब लोक नाट्य की तो वैसे बहुत एक क्लास में हो ही नहीं सकता, इसके लिए 2-3 क्लासें लगती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके नाम दे रखे हैं, जैसे कि ख्याल है, किसी की ख्याति का बखान होता है ख्यालों के अंदर। हेला ख्याल है, जैसे कि हेला जो है, हेला लंबी टेर देना, जैसे कि मैं आपको अक्सर बताया करता हूँ लंबी टेर किसे कहते हैं, जैसे कि हेला ख्याल के अंदर यही होता है, ठीक है, लाल सोट डोसा वगैरह वहां की प्रसिद्ध है। हेला ख्याल में यानी लंबी टेर कैसे देते हैं कि पकिया यूं किन बुला हेलो पढ़े। मारवाड़ी में जितना समझोगे ना उतना बढ़िया समझ में आएगा कि किन हेलो पढ़े, वो हेलो ख्याल, ठीक है, हेला ख्याल। गौरी लोक नाट्य 40 दिनों तक। तमाशा, तुर्रा कलंगी स्पेशली चित्तौड़ में किया जाता है। तुकनगिर और शाह अली इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई, और ये जो है शिव और पार्वती का रूप माना जाता है, और इस तरीके से ये करते हैं। राजधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग बहरूपिया कला होती है। नौटंकी, बवाई जो है एक व्यावसायिक नृत्य है एक तरह का, सब वो गड़े वड़े लेकर कितने कितने मतलब 50-50 60-60 गड़े लेकर जो नृत्य करते हैं, तो नंगी तलवारों पे नृत्य करना, कीलों पे नृत्य करना, कांच फोड़ के उस पे नृत्य करना, आंख से रुमाल उठाना वगैरह, ये सब जो है इस भवाई नृत्य के अंदर। और दंगल है, ये दंगल का तो मैंने आपको करौली का जो अपने दंगल था वो मैंने डाला भी है एक वीडियो पूरा उसका बना के कि भाई ये दंगल कैसे होता है, वो डाला भी था करौली वाला। यदि किसी ने देखा देख लेना, उसके अंदर महाभारत रामायण का वो सब वो मंत्रोच्चार, वो जो उच्चारण जो करते हैं ना, वो महाभारत और रामायण से संबंधित वही होता है उसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके मनोरंजन के पारंपरिक साधन। अब इसमें से सवाल देखो ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। अब लगता क्या साधारण है, क्या याद करें इसमें, लेकिन ऐसे सवाल बनते हैं। सवाल ये बना था मारदड़ी निम्न में से क्या है, लोक नृत्य है कि ये है कि खेल है कि क्या है, तो उसमें खेल करना था, बस फ्री फुकट का नंबर था। किसी ने खेला भी है ढंग से तो वो नंबर लेके आया है। आगे आते हैं अपन सांस्कृतिक विविधता। राजस्थान में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, अपन को पता ही है। अब देखो इसमें एक गणगौर त्योहार है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये कहा भी जाता है कि तीज से तो त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर से समाप्त होता है। अब यहाँ पे आरबीएससी की 6ठी की पुस्तक में ये लाइन हूबहू दे रखी है कि चैत्र शुक्ला तृतीया से प्रारंभ, क्या दे रखा है, चैत्र शुक्ला तृतीया से प्रारंभ, यही लाइन दे रखी है। लेकिन है क्या, मैं बताऊं आपको, ये त्योहार चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से तो प्रारंभ होता है और चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है, और लगभग मानकर चलो ये 18 दिन चलता है, लगभग, और यही सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन दे रखी है कि यही, ऐसी तो गड़बड़ होती है जब अपन को संपूर्ण जानकारी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी या आरबीएससी में गलत तथ्य नहीं आते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आंसर की वगैरह आप देखते हो क्यों अलग अलग आती है, क्यों हमें ऑब्जेक्शन लगाना पड़ता है, क्यों हमें प्रूफ देने पड़ते हैं, क्योंकि आरबीएससी की एक किताब में आप पढ़ोगे कि ये फैक्ट दे रखा है और दूसरी किताब में ये दे रखा है। अब है तो आरबीएससी भाई, हमारी एक किताब में यदि कोई गलत आ जाए तो हमारी तो आप खटिया खड़ी कर दो, लेकिन यहाँ पे आए उसका क्या फिर कहते हैं, हम कहते हैं ना कि आरबीएससी पढ़ो, देखो उनमें ये चीज वो आ गई, टाइपिंग त्रुटि तो मान लो रह गई, अब ये तो ऐसी चीजें आती है, उसके लिए हमें समझदार होना पड़ता है भाई। लोगों के कहने या बातों में आने से मतलब नहीं है, अपन कितने समझदार है, अपन ने अपने ऊपर कितना वर्क किया है, वो काम आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से चैत्र शुक्ला तृतीया तक ये रहता है। गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती। गणगौर से संबंधित ये जो सवाल है, ये जो फैक्ट है, ये आरबीएससी में आपके नहीं दे रखे हैं इस किताब में 6ठी में, फिर भी आपको ध्यान रखना है। गणगौर की सवारी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, और जयपुर की ये गणगौर की सवारी देखने के लिए ही हवा महल का निर्माण करवाया गया था। प्रताप सिंह के समय जो है लालचंद उस्ता ने करवाया था, और 1799 के अंदर ये बना था। बिना ईसर की गणगौर, ये पूछा जाता है, बिना ईसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की। धिंगागवर गणगौर, इसमें 2 जगह मिलती है, जोधपुर और उदयपुर। कई बार पूछते हैं उदयपुर में धिंगागवर गणगौर की शुरुआत किसने की। अब इसमें भी 2 फैक्ट मिलते हैं, इसमें एक तो अमर सिंह प्रथम मिलता है, एक राज सिंह मिलता है, दोनों मिलता है। मैंने वन लाइनर में ऑब्लिक करके दोनों दिया है, क्योंकि दोनों ही ऑथेंटिक किताबों में पढ़ने को मिलता है। एग्जामिनर क्या दे ऑप्शन में उसके ऊपर है, ठीक है। वैसे राज सिंह ज्यादा सही है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की है, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें आपको साथ साथ में आरबीएससी में एक्स्ट्रा चीजें भी मिल रही है, ठीक है। मतलब संपूर्णता, हर चैप्टर में संपूर्णता डालने की कोशिश की गई है। जैसे आज की क्लास भी थोड़ी सी लेट है, क्योंकि जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊं स्लाइड से,
तो वो क्लास मैं दे नहीं सकता तब तक। तो मैं पूरा सेटिस्फाइड होता हूँ, उसके बाद में आपको क्लास दी जाती है। 8 बजे का टाइम है मेरे को पता है, लेकिन 8 बजकर जा चुके हैं और मैं क्लास शूट कर रहा हूँ। मिल जाएगी आपको, लेकिन मिलेगी तो तबीयत से। तीज, अब तीज में छोटी तीज भी होती है, बड़ी तीज भी होती है। तो श्रावण महीने में जो आती है वो छोटी तीज है, और भाद्रपद महीने में जो आती है वो बड़ी तीज है। यदि त्योहारों की बात करें तो अब जैसे आपको महीने तो याद होंगे, नहीं है तो मैंने ट्रिक बताई थी है, चित्र बना ज्योति आश्रा भाई शोका मापा मा गुण, इस तरीके से। भाई जिसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ऐसे याद नहीं है, उनके लिए वो है। कभी अपन डिटेल में त्योहार पढ़ेंगे तो मैं वापस बता दूंगा, ठीक है। अपने चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से नव वर्ष का प्रारंभ होता है। हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से होता है, जबकि हिंदू महीनों का जो प्रारंभ है ना, वो आपके चैत्र कृष्ण पक्ष से होता है। देखो इस चीज का ध्यान रखना, हिंदू माह का प्रारंभ चैत्र कृष्ण पक्ष से, यानी चैत्र कृष्ण एकम से। जब अमावस होती है तो महीना आधा होता है, जब पूर्णिमा होती है तो महीना पूरा होता है। अमावस आ रही है, भाई कैसे पता लगाओगे, याद कैसे रहेगा कि भाई यही कंफ्यूज होते हैं कई बच्चे। अमावस आ रही है यानी कि अंधेरा पक्ष चल रहा है, अंधेरे कोई कृष्ण पक्ष यानी काला, ठीक है, कृष्ण पक्ष कहा जाता है। पूनम आ रही है, तो पूनम आ रही है तो यानी कि महीना पूरा होने वाला है और उजाला पक्ष चल रहा है, जिसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। इस तरीके से याद, भाई अमावस आ रही है तो अंधेरा है, पूनम आ रही है तो उजाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू माह का तो प्रारंभ है ना, वो कृष्ण पक्ष से होता है। क्यों? क्योंकि पूरा पूनम पे होगा, और पूनम वाला तो कौन सा होगा, शुक्ल पक्ष। लेकिन जो हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी कि चैत्र शुक्ला एकम से होता है। तो चैत्र महीना ऐसा है जिससे साल का अंत भी होता है और प्रारंभ भी होता है, ये चैत्र महीना ऐसा है, ठीक है। अब अपन यहाँ यदि इंग्लिश वाले में देखें ग्रेगोरियन कैलेंडर के, तो जनवरी से साल प्रारंभ होता है, दिसंबर से अंत होता है। लेकिन यहाँ पे चैत्र महीने से ही शुरू होगा, चैत्र महीने में ही अंत होगा, इस तरीके से है, ठीक है। त्योहार वाला पढ़ेंगे तो और डिटेल में व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा, अभी ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। अब देखो तीज, तीज में छोटी और बड़ी दोनों होती है। छोटी वाली जो है वो आपके श्रावण वाली है, जिसे गोरिया तीज भी कहते हैं, मधुश्रवा तीज भी कहते हैं, अपने झूला तीज भी कहते हैं, छोटी तीज भी कहते हैं, ये सारी। और भाद्रपद कृष्ण जो है ना वो बड़ी तीज है। अब क्या गुरुजी ये कंफ्यूजन बढ़ा रहता है, याद नहीं होता बड़ी कौन सी छोटी कौन सी। भाद्रपद में देखो अक्सर ज्यादा है तो ये बड़ी है, श्रावण में अक्सर कम है तो ये छोटी है, बस देन खत्म करो थे याद करने तरीका कई है, पर थे की तरीकों को याद करना चाहो वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब थानी यूं याद रह जाएगा, श्रावण में देखो 3 अक्षर ही है तो इन मतलब छोटी तीज इमे आई, भाद्रपद में 4 अक्षर है तो इन मतलब बड़ी तीज इमे आई, ठीक है। ये श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है। अब भाद्रपद ये जो है ये कृष्णा तृतीया को आती है, ठीक है। अब कृष्णा तृतीया को आती है इसलिए इसे कजली तीज कहा जाता है। सातू के लड्डू बनते हैं इसमें, इसलिए इसे सातुड़ी तीज कहा जाता है। और विवाहितें जो है वो अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए पूजा करती है, नीम के नीचे एक तलाई बना के फिर औरतें इकट्ठी होकर सारी पूजा करती है तीज के दिन। और चंद्रमा की पत्नी रोहिणी को मान के पूजा करती है। बस बिम वो फ्रूट में दिखाया करें क्या दीटियो के नहीं दीटियो के दीटियो के नहीं दीटियो। हम कई जना भूख लागोड़ी वे लुगायान नहीं दीटियो तो क्या दीटियो होते हैं निवड़ो बस। अब जैन की पूरे दिन की बेचारी भूखी प्यासी होती है, तो दीटियो कई जना में कर दे, ठीक। तो ये सातुड़ी तीज, और ये ध्यान रखना आप माता पार्वती की पूजा की जाती है, ये भी प्रश्न बनता है। माता पार्वती की पूजा की जाती है, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी को मानकर पूजा की जाती है, ये भी ध्यान रखें। कजली तीज का जो मुख्य मेला है या कहाँ की प्रसिद्ध है, वो आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है। बहुत बार प्रश्न बनता है, तो ये चीज भी सारी ध्यान रखनी है। अब बात करें अपन शीतला अष्टमी की, हालांकि शीतला अष्टमी पे मैंने पूरा वीडियो बनाया था शीतला अष्टमी के दिन ही, ठीक है, कि क्यों शीतला अष्टमी मनाई जाती है, कैसे शीतला माता के शरीर पे फपोले पड़े थे, क्यों शीतल उस दिन शीतल पदार्थ ही खाए जाते हैं, गर्म क्यों नहीं बनाते वगैरह, ये सब स्टोरी मैंने बताई थी। शीतला माता वाला वीडियो बना हुआ है, उसे देखना। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इसके एक दिन पहले जो है पहले सब कुछ बना दिया जाता है, खाना वाना, पचकुटे की सब्जी, पूड़ियां, अमचूर की सब्जी और दही बड़े वही बड़े ये सब, ठीक है। बुंगला बुंगली खींचिया विचिया जो भी तलना है वह तला पूर्व। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि उस समय बहुत सारी चीजें होती है ना,
फिर अगले दिन उसको खाते हैं। ठीक है, अगले दिन फिर उसको इसीलिए कहा जाता है बांसयोड़ा, यानी बांस ही हो गया, बांसयोड़ा खाना है। फिर उस दिन लोगों को चाय नसीब नहीं होती। मैं अब मेरी आप बीती बता रहा हूँ या लोगों की भी है, अब आप अंदाज लगा सकते हो, चाय नसीब नहीं होती उस दिन यही बांसयोड़ा वगैरह ये खाते हैं। चाकसू के अंदर, ये चाकसू है, ठीक है, चक्षु आ गया लिखा हुआ। चाकसू के अंदर सील डूंगरी पर शीतला माता का प्रसिद्ध मेला पड़ता है, जो यहाँ का जयपुर का जो है ना ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा उदयपुर के वल्लभनगर में भी शीतला माता का मेला पड़ता है। इसके अलावा लगभग हर गांव में शीतला माता का मेला पड़ता है और शीतला माता के मंदिर होते हैं। बच्चों की देवी और चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका, ये सब इनके उपनाम है, ये जाना जाता है, मैं बताऊंगा अभी डिटेल। इसके अलावा आपके आरबीएससी में जो दे रखा है एक और इसी पुस्तक में वो दे रखा है अक्षय तृतीया, इसको बोलते हैं आकातीज। ठीक है, आकातीज क्यों फेमस है कि आकातीज फेमस है अबूझ हवा। ठीक है, अबूझ हवा यानी अबूझ सावे, सावे क्या कहते हैं, विवाह, यानी कि जिसके लिए कुछ भी पूछाने का काम नहीं है, क्या महाराज ने पूछाने का काम नहीं है, पंडित जी को बताने की जरूरत नहीं है। इस दिन अबूझ है, अबूझ किन का है, जिसकी बूझ नहीं करानी है, बूझ मतलब किसी को पूछाना नहीं है। ठीक है ना, तो ये अबूझ सावे वाला दिन है। इसी दिन बीकानेर और उदयपुर रियासत की स्थापना भी हुई थी। ये इतना बड़ा दिन है अबूझ हवा जने, इन वास्ते तो क्या किसान जो है 7 अन्नों की हल की पूजा करते हैं इस दिन। ये बहुत पवित्र दिन माना जाता है, मांगलिक कार्य ज्यादा होते हैं इस दिन। गेहूं, बाजरा, तिल, जौ की पूजा की जाती है और खींच भी खाया जाता है। खींच जो होता है बाजरी का बनता है विशेष रूप से, लेकिन गेहूं और बाजरी का खींच खाया जाता है। ये सारे की सारी जानकारी आपके दे रखी है आरबीएससी में, जो दे रखी है उसके अलावा मैंने आपको और भी जानकारी दी है। चलिए अपन शीतला माता का थोड़ा सा और विस्तृत पढ़ लेते हैं। मैंने जो आपको उस दिन बताया था शीतला माता शीतला अष्टमी के दिन, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इस दिन क्या है, इनकी मतलब खंडित मूर्ति की पूजा होती है वैसे, लेकिन जो है पाषाण यानी पत्थरों को देवी का रूप मान के पूजा की जाती है। यदि आप देख पाओगे तो ये हमारे घर का ही फोटो है और ये भी इस तरीके से पूजा की जाती है। ठीक है ना, 7 रोटी, कच्ची आधी पक्की रोटी का भोग लगता है। और ये शीतला माता का मंदिर मुख्य रूप से तिल की डूंगरी चाकसू में है और मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सवाई माधो सिंह ने करवाया है। ठीक है, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जोधपुर के कागा क्षेत्र में भी मंदिर है, वल्लभनगर उदयपुर में भी मंदिर है। और कागा क्षेत्र में तो मतलब जोधपुर के महाराज जो थे इन्होंने मूर्ति को फिकवा भी दिया था एक बार, फिर बाद में जो है मंदिर बनाया हुआ। शीतला माता के उपनाम क्या क्या है, चेचक की देवी, शेडल माता, महामाई माता, बच्चों की संरक्षिका, ये सारे उपनाम है। यदि सवारी पूछे तो गधा सवारी है और इसीलिए गधों का मेला भी लगता है यहाँ। ठीक है ना, लुड़ियावास में भी लगता है लेकिन यहाँ भी लगता है। शीतला माता का पुजारी कुम्हार इसलिए होते हैं क्योंकि एक कुम्हारी ने इनके जब ऊपर किसी ने गर्म चावल का पानी डाल दिया था तो फफोले पड़ गए थे उस समय, तो कुम्हारी ने इनको मतलब वहां पे शरण दी थी और उनको फिर सारा इलाज किया था और ठंडे शीतल पेय पिलाए थे वगैरह। तो फिर ये कुम्हार इनका पुजारी होता है। शीतला माता के प्रतीक चिन्ह मिट्टी के दीपक माने जाते हैं। ठीक है, ये शीतला माता का आप देख रहे हो, इनके एक हाथ में झाड़ू होता है और एक हाथ में कलश है और गधे की सवारी होती है इनकी। शीतला माता से संबंधित और चीज यदि कोई पूछेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाले। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्णा सप्तमी को भी, कई जगह सप्तमी को पड़ता है, कई जगह अष्टमी को, यानी हाथम ने भी भरी जाए और आठम ने भी भरी जाए, अलग अलग जगह अलग अलग दिन भरे जाते हैं। इस दिन लोग ठंडा या बांसयोड़ा खाते हैं। इनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, मैंने अभी बता दिया आपको। खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो है शीतला माता को मानकर पूजा की जाती है। और चैत्र कृष्णा अष्टमी को चाकसू में गधों का मेला भी बढ़ता है। और इस मेले की विशेषता यह है कि एक तो ये ध्यान रखना कि बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं क्योंकि बैलगाड़ियां बहुत ज्यादा आती है। और इस मेले की विशेषता यह है कि यहाँ पे कोई भी मंत्री या कोई भी ऐसा व्यक्ति उद्घाटन करने नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसके पीछे कारण है कि कोई पूछ ले मंत्री जी हिंद गया था क्यों, मेणो नहीं गधा रो बिनो फीतो काटने, यूं कहे लाई हरम आवे। हालांकि है प्राणी गधो जो बड़ो प्राणी है, लेकिन फिर भी वो गंदो है। ठीक है ना, इन वास्ते कोई भी मंत्री या नेताजी वो नहीं आते हैं, बिना उद्घाटन के मेला शुरू हो जाता है। तो ये है। अब कुछ विद्यार्थी उस समय पूछे सर लुणियावास में बढ़ता है, बिल्कुल। डुंडुलोद के अंदर गर्दभ अभ्यारण्य भी है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो ये यहां तक आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है कि आरबीएसई पर काफी सारे विद्यार्थियों की डिमांड जो है वो पूरी होने वाली है। मात्र 50 से 60 रुपए के बीच ही पूरी अपने जो भी क्लास चल रही है ना, छठी से लगाकर 10वीं नहीं 12वीं तक की,
छठी से लगाकर 12वीं तक की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको बहुत जल्द मिलने वाली है आरबीएससी की। कितने? मात्र 50 से 60 के अंदर। अब ये कोई हमारी लागत भी नहीं है, लागत भी इससे ज्यादा की आती है यदि इतने विद्यार्थियों को प्रैक्टिस करवानी है तो। सर्वर के खर्चे, टीम के खर्चे, उसे बनाना व्यवस्थित तरीके से, व्याख्यात्मक रूप से बनाना, और ये सब, और दूंगा भी व्याख्यात्मक, ये भी कह देता हूं आपको। और उससे मजाल है कि ये क्लासेस और उससे फिर कोई सवाल आरबीएससी का यदि बाहर चला जाए। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं जो भी प्रयास करूं दिल से करूं विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि विद्यार्थी विश्वास भी दिल से करते हैं। और यही चीज आपको 400-500 रुपए में भी कोई देगा, ठीक है, देंगे, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, लागत लगती है। लेकिन हम इसलिए इसे दे पाते हैं क्योंकि हमें, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो विश्वास ज्यादा करते हैं। तो विद्यार्थियों की जो क्वांटिटी होती है ना, उससे हमारा जो है वो मेंटेन हो जाता है, इसलिए हम इसे लागत मूल्य में दे देते हैं। तो इसमें विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा जो है फायदा हो जाता है। बाकी ये संभव नहीं है कि 50-60 रुपए में आपको इस तरीके से टॉपिक वाइज कोई भी टेस्ट सीरीज दी जाए। जैसे एनसीईआरटी, यदि अब नवीं से जैसे जैसे टेस्ट जुड़ने उसमें शुरू होंगे, नवीं से 12वीं तक, आप देखोगे कि प्रश्नों की संख्या और व्याख्या इतनी बनती है, जो हम जो है पूरी तरीके से मेहनत करते हैं, ताकि यदि हम किसी टेस्ट सीरीज के 50 रुपए या 60 रुपए भी ले रहे हैं तो कम से भी कम उन्हें उसके अंदर 300-400 की तो गुणवत्ता मिले, तो विद्यार्थी का फायदा है। और उसी को ध्यान में रख के काम भी हम करते हैं। तो बस कम रेट में देने का कारण पीछे यह है कि विद्यार्थी हम पे विश्वास करते हैं और हमारे पास में मतलब क्वांटिटी में हमारा खर्चा जो है वो मेंटेन हो जाता है, यही कारण है। तो ये बहुत जल्द आपको आरबीएससी की टेस्ट सीरीज बहुत 5-7 दिन के अंदर अंदर आपको दे देंगे। जैसे छठी क्लास के टेस्ट टाइप कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब मैं दे दूंगा। फिर बाकी जो है धीरे धीरे आपको पता है साथ साथ में जुड़ते रहते हैं जैसे बनते हैं, ताकि एक बार अभ्यास शुरू हो जाए। बहुत जल्द आपको बहुत शानदार तरीके से बन रही है। जैसे एनसीईआरटी की आपने देखी होगी ना, बहुत तबियत की व्याख्या और प्रश्न जोड़े हैं, छोड़ा कुछ भी नहीं पीछे। जो भी चीज हाथ में ली है तो उसे संपूर्णता के साथ ही देना है, यही टारगेट रहा है। यदि आप हिंदी की क्लासेस देखोगे, नरेंद्र दान जी बहुत शानदार तरीके से याद करवा रहे हैं। जो मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि इतनी मेहनत और इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, वास्तव में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप तो देखो आनंद लो, और जो पढ़ाई का आपका आर्थिक बोझ जो इतना था ना, वो अब नगण्य रह गया है। बस बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, इतना आसान है अब। नहीं तो फिर इतनी आप बर्डन लेके घूमते थे, कहां से पढ़ेंगे, कहां से पैसे लाएंगे, कहां से अरेंज करेंगे। इतनी सारी सुविधा आप लोगों को दे रखी है और आगे भी आप लोगों के लिए प्रयास ऐसे ही करेंगे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।